नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर शिकंजा और विधायक खरीद फरोख्त मामले में मिला नोटिस। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अग्निपथ पर बीजेपी एमपी वरुण गांधी ने खड़े किए सवाल, कहा अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं तो मैं अपनी पेंशन छोड़ने को तैयार। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हरियाणा में अग्निपथ के विरोध में सड़क पर उतरा संयुक्त किसान मोर्चा, शहरों में हो रहा है प्रदर्शन। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अयोग्य घोषित तो होंगे शिवसेना के 12 बागी विधायक, संजय राउत ने डिप्टी स्पीकर को पत्र लिख तुरंत की कार्रवाई की मांग। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा के वोट बैंक में 50% तक गिरावट, हरियाणा निकाय चुनाव के परिणाम को लेकर दीपेंद्र हुड्डा का दावा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि आप अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर शिकंजा, विधायक खरीद फरोख्त मामले में मिला नोटिस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये खबर, गहलोत सरकार ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में कोर्ट का नोटिस जारी किया है। वॉइस सैंपल लेने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय से जारी नोटिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 16 जून को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शेखावत को तामील करा दिया और मामले में जुलाई के प्रथम सप्ताह में अगली तारीख है। उल्लेखनीय है कि मामले में ब्यूरो ने करीब 1 साल पहले जयपुर महानगर के अधीनस्थ न्यायालय से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का वॉइस सैंपल लेने की अनुमति देने का आग्रह किया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ पर बीजेपी एमपी वरुण गांधी ने खड़े किए सवाल, कहा अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं तो मैं भी अपनी पेंशन छोड़ने को तैयार। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा हाल ही में आर्मी के लिए लाई गई अग्निपथ योजना का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश भर में इसका विरोध अभी भी जारी है और इस बीच अब बीजेपी के नेता ही सरकार की इस योजना पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर इस योजना को लेकर निशाना साधा है। वरुण गांधी ने ट्वीट कर कहा कि अगर अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं हैं तो मैं भी अपनी पेंशन छोड़ने को तैयार हूं। वरुण गांधी ने कहा कि अल्पावधि की सेवा करने वाले अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं हैं तो जनप्रतिनिधियों को ये सहूलियत क्यों मिल रही है। राष्ट्र रक्षकों को पेंशन का अधिकार नहीं है तो मैं भी खुद की पेंशन छोड़ने के लिए तैयार हूं। क्या हम विधायक सांसद अपनी पेंशन छोड़ ये नहीं सुनिश्चित कर सकते कि अग्निवीरों को पेंशन मिले। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा में अग्निपथ के विरोध में सड़क पर उतरा संयुक्त किसान मोर्चा और कई शहरों में हो रहा है प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किसान नेता जिला सचिवालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए अग्निपथ स्कीम का विरोध जताया। और इससे पहले किसान जाट धर्मशाला में एकजुट होकर उन्होंने बैठक की और बाद में लघु सचिवालय पहुंचने के बाद किसानों ने राष्ट्रपति के नाम जिला ट्रेजरी अधिकारी को ज्ञापन सौंप दिया। किसानों ने कहा कि इस योजना से युवाओं का भविष्य अंधकार में चला जाएगा और ये योजना किसी भी स्तर पर सहन नहीं की जाएगी। जब तक सरकार की ये योजना वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बड़ा आंदोलन चलाने के लिए जल्द ही मीटिंग की जाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अयोग्य घोषित होंगे शिवसेना के 12 बागी विधायक, संजय राउत ने डिप्टी स्पीकर को पत्र लिख तुरंत की कार्रवाई की मांग। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र संकट के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक शिवसेना ने बागी विधायकों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है और शिवसेना ने 12 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी जिरवाल को पत्र लिखा है। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि अब 12 विधायकों को अयोग्य ठहराने की डिप्टी स्पीकर जिरवाल की याचिका के साथ कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है, क्योंकि लोकतंत्र बहुमत के आंकड़े पर चलता है जो कभी भी बदल सकता है। राउत ने आगाह किया कि अब तक बागियों द्वारा किया जा रहा दावा सिर्फ कागजों पर है। वो अभी तक मुंबई नहीं आए हैं और उनके लौटने के बाद संख्या बदल जाएगी। जो चले गए हैं उन्हें पछताना होगा। शिवसेना नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे गुट जो हमें चुनौती दे रहा है उसे ये महसूस करना चाहिए कि शिवसेना के कार्यकर्ता अभी सड़कों पर नहीं उतरे हैं। इस तरह की लड़ाई या तो कानून के जरिए लड़ी जाती है या सड़कों पर। जरूरत पड़ी तो हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने कहा कि संख्या बल कागज में ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अब ये लड़ाई कानूनी लड़ाई होगी। हमारे जिन 12 लोगों ने बगावत शुरू की है उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके लिए हमारे लोगों ने सभापति से मुलाकात की
है। राउत ने कहा कि 12 विधायकों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया चल रही है, उनकी संख्या केवल कागजों पर है। शिवसेना एक बड़ा सागर है, ऐसी लहरें आती जाती रहती हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा के वोट बैंक में 50% तक गिरावट। हरियाणा निकाय चुनाव के परिणाम को लेकर दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा दावा। जी दोस्तों, हरियाणा निकाय चुनाव में भाजपा ने जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर भले ही 46 में से 27 निकायों पर कब्जा जमाया हो, लेकिन उसे पिछले चुनाव की तुलना में नुकसान हुआ है। भाजपा के खाते में 22 जबकि सहयोगी जेजेपी के खाते में 3 सीटें आई हैं। 2 समर्थित उम्मीदवार भी जीते हैं। नगर परिषद में बीजेपी को 10 जबकि नगर पालिका में 12 सीटें मिली हैं। ये संख्या पिछली बार की अपेक्षा कम है। वहीं हरियाणा के कांग्रेस नेता और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक ट्वीट कर दावा किया कि सीटें ही नहीं, निकाय चुनाव में बीजेपी को वोट प्रतिशत भी भारी नुकसान हुआ है। दीपेंद्र हुड्डा ने अपने ट्वीट में लिखा कि हरियाणा 2018 के निकाय चुनावों में बीजेपी को 49% वोट मिले थे, जब 2022 के निकाय चुनाव में बीजेपी को गठबंधन में करीब आधे यानी 26 रह गए हैं। दोस्तों करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार विधानसभा परिसर में आरजेडी विधायकों का प्रदर्शन। अग्निपथ योजना को वापस लेने की उठाई मांग। जी हाँ दोस्तों, आज से बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। शुक्रवार को सत्र के पहले दिन विधानसभा परिसर में आरजेडी के विधायकों ने अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन किया। युवाओं को रोजगार देने की मांग की। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि केंद्र सरकार अग्निपथ योजना वापस ले। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र में हम लोग अग्निपथ योजना के खिलाफ में प्रस्ताव लाएंगे। जेडीयू और सभी दलों को हमारे प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए। छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ केंद्र सरकार खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि सदन में हम लोग अग्निपथ योजना पर चर्चा चाहते हैं। जब तक ये स्कीम वापस नहीं होगी तब तक हम लोग सदन नहीं चलने देंगे। सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे। अग्निपथ योजना को लेकर वाम दल के विधायकों ने भी विरोध जताया और हिंसा के दौरान छात्रों पर हुई एफआईआर वापस लेने की मांग की। कहा कि जिन छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया उन्हें छोड़ा जाए। सीपीआईएम विधायक सत्येंद्र यादव ने कहा कि केंद्र सरकार अग्निपथ योजना तुरंत वापस ले। हम काला कानून बर्दाश्त नहीं करेंगे। 27 जून को विधानसभा में प्रस्ताव लाएंगे। सदन में अग्निपथ योजना पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। इस योजना के खिलाफ में हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा और केंद्र सरकार झुक जाएगी। बता दें कि मानसून सत्र का पहला दिन है आज और ये 30 जून तक चलेगा। 25-26 जून को छुट्टियां रहेंगी। ऐसे में कुल 5 बैठकें होंगी। पहले दिन ही चालू वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट पेश होगा। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अलीगढ़ में बीजेपी के एमएलसी की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। जी हाँ दोस्तों, 4 साल पहले घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में अलीगढ़ हाथरस स्थानीय एमएलसी और भाजपा जिला अध्यक्ष समेत 9 लोगों के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया है। पुलिस गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिश दे रही है। भाजपा एमएलसी की किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है या फिर वो कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। 4 साल पहले घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में अलीगढ़ के स्थानीय एमएलसी और भाजपा जिला अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह, उनके 2 पुत्रों समेत 9 लोगों के खिलाफ कोर्ट ने रिवीजन याचिका खारिज करने के बाद गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जुमे की नमाज पर यूपी में अलर्ट। संवेदनशील जिलों में तैनात की गई अतिरिक्त पुलिस फोर्स। सीसीटीवी व ड्रोन कैमरे से निगरानी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 3 जून और 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा को देखते हुए यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी कर रही है। संवेदनशील जिलों में जहां 3 जून और 10 जून को नमाज के बाद भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को जेल भेजने को लेकर प्रदर्शन कर रही भीड़ ने उग्र होकर आगजनी और पथराव किया, वहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। कई जिलों में पुलिस ने शांत व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च भी किया। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में आई कोरोना की चौथी लहर। 24 घंटे में एक साथ 17,336 लोग बीमार। अगर नहीं किया ये 7 काम तो बढ़ जाएगी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, क्या भारत में कोरोना वायरस की चौथी लहर आ चुकी है। और आपको बता दें कि आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने इस साल फरवरी महीने में भविष्यवाणी की थी कि भारत में जून में कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। उनकी ये भविष्यवाणी सच होती दिख रही है। कोरोना वायरस महामारी ने एक बार फिर गंभीर रूप ले लिया है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,336 नए मामले मिले हैं। पिछले 100 दिनों में एक साथ इतने मामले देखे गए हैं। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने बताया कि देश में कोरोना की चौथी लहर 22 जून के आसपास शुरू हो सकती है और 24 जून तक जारी रह सकती है। उन्होंने ये भी कहा था कि चौथी लहर का आना कोरोना के नए वेरिएंट्स पर भी निर्भर करेगा। मौजूदा स्थिति में कोरोना के नए वेरिएंट्स ही नए मामले के लिए जिम्मेदार हैं। देश में पिछले एक हफ्ते में 90,000
प्रकार के करीब नए मामले देखने को मिले हैं और देश में फिलहाल 88,284 एक्टिव केस हैं और मरने वालों की संख्या 5,24,954 हो गई है। दोस्तों रुक करते हैं। अग्निपथ के खिलाफ 27 को कांग्रेस करेगी धरना प्रदर्शन। डोटासरा बोले राहुल गांधी का संदेश, सभी 200 विधानसभाओं में उठाएंगे यूथ की आवाज। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम के विरोध में 27 जून को राजस्थान के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में युवाओं के साथ धरना प्रदर्शन करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि यह फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है। राहुल गांधी का संदेश है कि 27 जून को राजस्थान में तमाम कांग्रेस विधायक, पार्टी पदाधिकारी, कांग्रेस नेता युवाओं के साथ उनकी ताकत बनकर न्याय के लिए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक युवाओं की मांग जाए, हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पैगंबर पर बयान को लेकर नुपुर शर्मा पर शिकंजा, पश्चिम बंगाल पुलिस ने भेजा समन। जी हाँ दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने के मामले में कोलकाता पुलिस ने भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को समन भेजा है। कोलकाता पुलिस ने पहले भी नुपुर शर्मा को समन भेजा था, जिस पर उन्होंने जान को खतरा बताते हुए पेशी से राहत मांगी थी। इसके बाद एक बार फिर कोलकाता पुलिस ने समन भेजकर उन्हें 25 जून को पेश होने को कहा है। 20 जून को पश्चिम बंगाल विधानसभा में नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया था। नुपुर शर्मा के खिलाफ पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के अलावा कुछ अन्य राज्यों में भी केस दर्ज किया गया था। पिछले दिनों मुंबई पुलिस की एक टीम नुपुर शर्मा को हिरासत में लेने के लिए दिल्ली पहुंची थी, लेकिन पूर्व भाजपा नेता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ के विरोध में शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर धरना देंगे किसान। जी हाँ दोस्तों, अग्निपथ योजना के विरोध में पिछले दिनों हुए भारत बंद के बाद अब संयुक्त किसान मोर्चा ने भी अपना विरोध दर्ज कराने का फैसला लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सेना में भर्ती की नई अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं के विरोध को अपना समर्थन घोषित किया। विरोध प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने इस योजना को जवान विरोधी, किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी बताया और इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चा शुक्रवार को देश भर में विरोध प्रदर्शन करके विरोध दिवस मनाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक जगतार सिंह ने बताया कि सभी जिला, तहसील या ब्लॉक मुख्यालय पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। डूबती नैया देख धांधली कर रही भाजपा, वोटिंग खत्म होते ही चुनाव आयोग पर बरसे अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है और इस दौरान समाजवादी पार्टी की ओर से प्रशासन और सरकार पर लगातार हमला जारी है। आजमगढ़ रामपुर उपचुनाव को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा उपचुनावों में सत्ता का दुरुपयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मतदान को प्रभावित करने के लिए तमाम तरह के अवरोध खड़े किए गए। अखिलेश यादव ने कहा कि स्थानीय पुलिस से पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कराया गया तथा भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए उन पर नाजायज दबाव डाला गया। अखिलेश ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग से की गई शिकायतों के बावजूद भी निर्वाचन मशीनरी कई मतदान केंद्रों पर मूक दर्शक बनी रही। मतदाताओं को निर्भयता के साथ मतदान नहीं करने दिया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा द्वारा सभी संवैधानिक संस्थाओं को सुनियोजित तरीके से कमजोर करने का काम किया जा रहा है। भाजपा सरकार उपचुनाव में अपनी हार से घबराकर जारी मतदान को प्रभावित करने के लिए रामपुर के स्वार विधानसभा में सत्ता के जोर से मतदाताओं को मतदान करने से रोका गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उद्धव सरकार बचाने को मैदान में उतरे शरद पवार, कहा बहुमत का फैसला अब विधानसभा में होगा। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में जैसे जैसे समय गुजर रहा है वैसे वैसे नए सियासी घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। शिवसेना के बदलते हुए तेवरों के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी अब तर्क तेवर दिखाए हैं। दरअसल एनसीपी विधायकों के साथ मीटिंग के बाद शरद पवार ने कहा कि हम सरकार बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। मौजूदा समय में बहुमत उद्धव ठाकरे के पास है और अगर समीकरण बदलते हैं तो फिर बहुमत का फैसला विधानसभा में होगा। एनसीपी विधायकों के साथ मीटिंग के बाद शरद पवार ने कहा कि फिलहाल उद्धव सरकार के पास बहुमत है और आगे बहुमत रहेगा या नहीं इसका फैसला विधानसभा में होगा। विधानसभा में जब प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा तो ये साबित हो जाएगा कि ये सरकार बहुमत में है। शरद पवार ने शिवसेना के बागी विधायकों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2.5 साल पहले
इन्हें हिंदुत्व क्यों याद नहीं आया था। बागी विधायकों को हर हाल में इसकी कीमत चुकानी होगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा को लताड़ा, राष्ट्रपति चुनाव से इस मामले को जोड़ा। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट को कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव से जोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी एवं केंद्र सरकार राष्ट्रपति चुनाव में संख्या बल जुटाने के मकसद से महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार को अस्थिर करने का खेल कर रही है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये कहा कि शिवसेना नेता संजय राउत ने महाविकास अघाड़ी सरकार से उनकी पार्टी के बाहर निकलने की संभावना संबंधी बयान इसलिए दिया होगा ताकि उनके विधायक वापस लौटकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के समक्ष अपनी बात रख सकें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संवाददाताओं से कहा कि भाजपा महाराष्ट्र की सरकार गिराने की बहुत कोशिश कर रही है। शिवसेना के विधायकों को पहले सूरत और फिर गुवाहाटी ले जाया गया और ये भाजपा के खेल है। महाविकास अघाड़ी सरकार एक मजबूत सरकार है, लेकिन भाजपा उसे अस्थिर करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या बिहार में बीजेपी चलाएगी ऑपरेशन लोटस? क्या है पूरी रणनीति? आपको बता दें दोस्तों कि महाराष्ट्र में सियासी भूचाल के बाद से बीजेपी का ऑपरेशन लोटस एक बार फिर चर्चा में आ गया है। यहाँ शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे बगावत पर उतर आए हैं। गुवाहाटी में कई विधायकों के साथ डेरा जमाए हुए हैं और इधर बिहार में भी बार बार बीजेपी जेडीयू की तनातनी और बयानबाजी के बीच इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि बिहार में बीजेपी अपने ऑपरेशन लोटस को कब और कैसे शुरू करेगी। गौर करने वाली बात यह है कि बिहार में बीजेपी रणनीतिक रूप से काफ़ी मजबूत कंडीशन में है। इतना ही नहीं, राजनीतिक मैनेजमेंट में भी वो आक्रामक है और बीजेपी के एक नेता की माने तो बीजेपी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट दो तरह के गोल सेट करती है जिस पर वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अंधे हैं हम, दिख ही कहाँ रहा है। बूथों को खाली देख भड़के आजम खान बोले हिटलर से आगे निकल गई भाजपा। जी हाँ दोस्तों, यूपी की रामपुर लोकसभा उपचुनाव में वोट डालने आए सपा नेता आजम खान बूथों को खाली देखकर भड़क गए। उन्होंने कहा कि आतंक के साए में वोट डालने आया हूं, बीजेपी हिटलर से आगे निकल गई है। पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। पुलिस की 50 गाड़ियां खड़ी हैं, पुलिस अधिकारी खड़े हैं, वो वोटर्स को रोक रहे हैं। मोहल्ले की सड़कों पर वोटर्स खड़े हैं और के नाके पर पुलिस खड़ी है। जब आजम खान से पूछा गया कि चुनाव किस तरफ जा रहा है, इस पर आजम खान ने कहा कि चुनाव ही कहाँ हो रहा है, जाएगा किस तरफ, ये चुनाव होता है, यहाँ तो हिटलर ने भी नहीं किया होगा, आपको दिख रहा है ये निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। दोस्तों रुक करते हैं तरफ। आजमगढ़ रामपुर में उपचुनाव को लेकर सपा ने खटखटाया, चुनाव आयोग का दरवाजा बीजेपी पर लगाए ये गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ व रामपुर में लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर 23 जून को वोटिंग होनी है और उससे पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। सपा ने सत्ताधारी बीजेपी पर चुनाव जीतने के लिए धांधली किए जाने की आशंका जताते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है और पत्र के जरिए सपा ने स्वतंत्र, पारदर्शी व निष्पक्ष मतदान कराने के लिए अधिकारियों को सख्त आदेश देने की मांग की है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने बुधवार को मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि भाजपा हार के डर से सत्ता के दुरुपयोग पर उतारू है और सपा के कार्यकर्ताओं को झूठे केस में फंसाने की साजिश कर रही है। शिकायती पत्र में कहा गया है कि आजमगढ़ सीट के विधानसभा क्षेत्र सगड़ी, गोपालपुर और मेहनगर के कई गांवों में सरकार के दबाव में प्रशासन द्वारा सपा के कार्यकर्ताओं व ग्राम प्रधानों को धमकाया जा रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस ने फूका बिगुल, 27 जून को देश भर में करेगी सत्याग्रह। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की मोदी सरकार की अग्निपथ योजना पर देश भर में सड़कों पर युवाओं और विपक्ष के प्रदर्शन के बीच कांग्रेस ने योजना के खिलाफ 27 जून को जिला स्तर पर सत्याग्रह पर बैठने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस का प्रयास है कि ऐसा कर सरकार पर दबाव बनेगा और वो इस योजना को वापस लेगी। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि अग्निपथ के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी और इसी कड़ी में हमारे सभी विधायक, सांसद और अन्य नेताओं के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता 27 जून को अपने अपने राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्र में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे शांतिपूर्ण सत्याग्रह पर बैठेंगे। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के सभी नेताओं के साथ मुलाकात की और उन्होंने इस योजना पर सरकार को आगाह किया कि चीन की सेना हिंदुस्तान की धरती पर बैठी है, चीन की सेना ने हमारी जमीन हमसे छीन ली है। ये सच्चाई है जो सरकार ने भी माना है और सेना को मजबूत करना चाहिए, लेकिन सरकार सेना को कमजोर कर रही है। जब युद्ध होगा तब इसका नतीजा आएगा। उन्होंने कहा कि सब याद रखो जो मैं बोल रहा हूँ, देश का नुकसान होगा और ये लोग
खुद को देशभक्त कहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ईडी का छोटा मामला है, सबसे जरूरी ये बात है कि हमारे युवा देशभक्ति का चिन्ह है और सुबह 4 बजे दौड़ते हैं, इनके भविष्य की रक्षा करना हमारा काम है। कांग्रेस ने कहा था कि किसानों के बिल वापस लेने पड़ेंगे, बाद में इन्होंने ले लिया। अब कांग्रेस कह रही है कि अग्निपथ योजना को वापस लेना पड़ेगा। देश का हर युवा हमारे साथ खड़ा मिलेगा, क्योंकि देश का युवा जानता है कि सच्ची देशभक्ति सेना को मजबूत करने में होती है, कमजोर करके नहीं होती। सेना के साथ जो मोदी जी ने किया है इसको हम रद्द कराएंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश की राजनीति के लिए होगा ऐतिहासिक चुनाव, 2 विचारधाराओं के बीच है लड़ाई, यशवंत सिन्हा का बयान। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ी खबर। राष्ट्रपति चुनाव 2022 संयुक्त विपक्षी दल के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रपति देश के संविधान का कस्टोडियन होता है। राष्ट्रपति चुनाव में 2 विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। एक विचारधारा के नेता संविधान का गला घोटने पर तुले हैं। उनका मानना है कि भारत के राष्ट्रपति को अपने दिमाग से काम नहीं करना चाहिए, सरकार की बोली को पूरा करने के लिए केवल रबर स्टैंप के रूप में काम करना चाहिए। इससे संवैधानिक मूल्यों की रक्षा नहीं हो पा रही है। इस बार राष्ट्रपति का चुनाव भारत की राजनीति के लिए काफी ऐतिहासिक होगा। विपक्षी दल एकजुट होकर चुनावी प्रक्रिया से संविधान, संसदीय लोकतंत्र, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को बचाएंगे। वहीं विपक्षी एकता यही नहीं रुकेगी। वर्ष 2024 के संसदीय चुनाव में भी भाजपा और उसके विचारधारा का डटकर मुकाबला होगा। दोस्तों आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा विपक्ष का साझा चेहरा है और अगर स्थिति ठीक रही और समीकरण ठीक बैठे तो यशवंत सिन्हा हो सकते हैं यहाँ पर देश के अगले राष्ट्रपति। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।